हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एनालिस्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। क्या देखने वाले हैं हम लोग? वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको आर्यों का आगमन पढ़ाया था कि आर्य जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इसकी उत्पत्ति आर्यों की वजह से हुआ था। तो थोड़ा सा आर्यों के हम प्रारंभिक संघर्षों की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रारंभ में देखिए जब प्रारंभ में आर्य जब आए थे भारत में, जब आर्य आए थे तो वो लोग जब भारत आए थे तो आर्य आते ही यहाँ पर उनका शासन नहीं प्रारंभ हो गया, बल्कि उन्हें यहाँ पर आते ही कुछ स्थानीय शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा आर्यों को। स्थानीय शक्तियों से क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। और फिर यह संघर्ष दो चरणों में देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका कि उन्हें स्वयं अपने आर्य कबीलों से भी संघर्ष करना पड़ा। एक तो उन्हें आर्य कबीलों से संघर्ष करना पड़ा, ठीक, आर्य कबीलों से संघर्ष करना पड़ा उन्हें। और अगर बात करें, पहला क्या था? उन्हें स्वयं के आर्य कबीलों से ही संघर्ष करना पड़ा, आर्य कबीलों से। और दूसरा बात करें उन्हें, तो स्थानीय जो शक्तियाँ थी, स्थानीय जो जन थे, स्थानीय जो लोग रहने वाले थे उस समय के, उनसे भी उनका संघर्ष हुआ। स्थानीय लोगों से भी संघर्ष हुआ। इन स्थानीय लोगों में कौन कौन से लोग रहे होंगे? तो आपको पता है कि वैदिक सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें क्या है कि प्राक हड़प्पाई लोग भी रहे होंगे, हड़प्पाई लोग, ठीक, जो लोग बच गए थे, हड़प्पाई लोग, वो रहे होंगे। या फिर और कौन से लोग हो सकते हैं? ताम्र पाषाण युग के लोग रहे होंगे। ताम्र पाषाण, आपको पता है हड़प्पाई जो सभ्यता है उसी के लोगों को ताम्र पाषाण कहा जाता है। ताम्र पाषाण हड़प्पा सभ्यता के ही समय काल को लगभग लगभग माना जाता है, ठीक। बस वो 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था ताम्र पाषाण काल आपका। और देखिए, इन दोनों लोगों के बीच इनका संघर्ष हुआ। और आगे चलकर इन्हीं लोगों का जो संघर्ष है, एक विशेष संघर्ष देखने को मिलता है हमें, जिसका नाम क्या है? दसराज्य संघर्ष। क्या नाम है? दसराज्य युद्ध के नाम से ये जाना जाता है यह संघर्ष। इसकी कहानी थोड़ा सा आपको बताते हैं कि बेसिकली इसकी कहानी थी क्या, ठीक। चलिए देखिए, बात करते हैं कि दस राज्य युद्ध की। किसकी हम लोग बात करते हैं? दस राज्य युद्ध की। इसे दस राज्य युद्ध को दस राज्य युद्ध भी कहा जाता है। दस राज्य युद्ध भी कहा जाता है, ठीक। कहीं कहीं दस राज्य लिखा होता है, कहीं कहीं दस राज्य लिखा होता है। तो इसकी देखिए क्या बात है प्रमुख, समझते हैं थोड़ा सा। इस दस राज्य युद्ध में दो बातें आपको मिलती हैं। इस दस राज्य युद्ध का पहले देखते हैं कि वर्णन कहाँ पे है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन है। और यह 7वां मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? तो वशिष्ठ के द्वारा, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है 7वां मंडल। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि 7वां मंडल किसने लिखा है। मैंने 2 से लेकर 7 या 8 तक मैंने बताया है कौन कौन लिखा है, ठीक। और देखिए, इस 7वें मंडल में क्या है कि जो भरत कबीला था, इस भरत कबीला के पहले
पुरोहित जो प्रारंभ में थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र। ठीक, प्रारंभ में इस भरत कबीले के जो पुरोहित हुआ करते थे वो विश्वामित्र हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर भरत कबीले ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित मान लिया। तो इसी के विरोध में आकर के विश्वामित्र जो पहले पुरोहित हुआ करते थे भरत कबीले के, उन्होंने 5 आर्यों और 5 अनार्यों का एक ग्रुप तैयार किया। 5 आर्यों की और 5 अनार्यों का एक ग्रुप तैयार किया और भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्या किया इन्होंने? 5 आर्यों प्लस 5 अनार्यों का, यानी कि 5 आर्य थे प्लस 5 कौन थे? अनार्य थे, यानी कि स्थानीय जो जन थे उनका संगठन बना करके इन्होंने भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। फिर क्या हुआ कि युद्ध हुआ। ये 5 आर्य कबीले हो गए और 5 अनार्य कबीले, तो पांचों मिला के कितने हो गए? 10। तो ये हो गए 10 लोग, यानी कि 10 कबीले हो गए, प्लस ये 10 लोग किससे लड़े? भरत कबीले से। भरत कबीले से जो कि अकेला कबीला था। तो इस भरत कबीले से ये लोग जब लड़े, जिसमें भरत कबीला क्या हुआ? जीत गया। भरत कबीला जब जीत गया तो ये 10 राजा थे, हार गए। 10 राजा क्या हो गए? हार गए। और क्या हुआ? इन 10 की वजह से ही, इन 10 लोगों के लड़ने की वजह से ही इस युद्ध का नाम 10 राज्य युद्ध पड़ा। और यह जो युद्ध है कहाँ पे लड़ा गया? तो पुरुषनी नदी के तट पर। पुरुषड़ी नदी के तट पर। बेसिकली पुरुषनी जो नाम है वो वर्तमान में रावी नदी जो है ना आपका, उसी का वैदिक नाम है पुरुषनी। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी नदी है। तो आपको बता देते हैं कि यहीं पर ये युद्ध लड़ा गया पुरुषनी नदी के तट पर। हो गया। और देखिए खास बात, जो 5 आर्य कबीले हैं और 5 अनार्य कबीले हैं। 5 आर्य, इसमें कौन कौन से कबीले थे? आर्यों की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए एक तो आपका पुरु कबीला था। कौन सा कबीला था? एक पुरु था आपका, और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा यदु था। दूसरा यदु था, तीसरा तुर्वस था, और चौथा कौन था? अनु कबीला था। और पांचवा बात करें तो द्रुह्यु, क्या नाम था उसका? द्रुह्यु कबीला। ये 5 आर्य कबीले हैं। कितने कबीले हैं? ये 5 आर्य कबीले हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी में से जो यदु और तुर्वस थे ये कबीले बाद में आए थे, इन्हें इंद्र लेकर आए थे बाद में, आपको पिछले वीडियो मैंने बताया है। और जो इसमें से पुरु जो कबीला है यह काफ़ी शक्तिशाली कबीला था। पुरु जो कबीला है वो काफ़ी शक्तिशाली कबीला माना जाता था। ये हार गए। फिर क्या हुआ कि आगे चलकर कुछ 100 सालों के बाद पुरु और भरत कबीले के बीच संबंध स्थापित हो गए। दोनों मित्रता कर लिए और पुरु प्लस भरत दोनों मिल करके एक नया शासक वंश बनाते हैं जिसका नाम हो जाता है कुरु। पुरु प्लस भरत मिलकर कौन सा राजवंश बना लेते हैं? कुरु शासक वंश बना लेते हैं। ठीक, और बात करते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो युद्ध आर्य जो युद्ध जीतते आए उनके जीत के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे। तो इसी पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्यों की जीत के कारण। आर्यों की देखिए जीत के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे होंगे। तो पहला उनका जो कारण है कि आर्यों के पास अश्वचालित रथ थे।
आर्यों के पास क्या थे? अश्वचलित रथ थे, यानी कि ये जो रथ थे अश्व के द्वारा चलाए जाते थे। और आर्यों के पास एक कवच भी यूज होता था। आर्य यानी कि युद्ध लड़ते समय कवच का यूज करते थे। और आर्यों के पास कांसे के बेहतरीन हथियार एवं उपकरण बने हुए थे। आर्य जो थे कांसे के बेहतरीन उपकरण बनाते थे और उसका यूज करते थे युद्धों में। और वहीं हम लोग वैदिक देवता इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ बेसिकली होता क्या है? किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला या फिर किले का विजेता, यही कहा गया। पुरंदर का अर्थ यही होता है। तो दुर्गों को जब तोड़ने वाला ऋग्वेद में कहा गया है, तो इससे आप समझ गए होंगे जो इंद्र थे कहीं न कहीं आर्यों को सहायता करते थे, ठीक, जिसकी वजह से आर्य क्या हो गए? जीतते आए थे। और इन दुर्गों की अगर हम बात करें तो इन दुर्गों का वर्तमान में तो कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है कि जिस हिसाब से आर्य प्रारंभ में अफगानिस्तान आए थे, आर्य प्रारंभ में कहाँ रह रहे थे? तो अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान जो है वहीं पे आर्य प्रारंभ में आए थे। तो हो सकता है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि इन दुर्ग के साक्ष्य शायद अफगानिस्तान में रहे हों। वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन प्रारंभ में शायद रहे हों। और अर्थात इंद्र की बात करें तो इंद्र जो थे आर्यों के शत्रुओं को इन्होंने क्या किया? बार बार पराजित किया, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे अब कि आर्यों के क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार कौन कौन सा था, कहाँ तक आर्यों का क्षेत्र विस्तारित था। तो इसी पर एक नज़र देखिए। आर्यों के विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान की 4 नदियों के नाम मिलते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों के नाम मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्य जो थे अफगानिस्तान तक भी फैले थे। यानी कि आर्य के प्रारंभ में लगभग लोग कहाँ आए थे? अफगानिस्तान और पंजाब वाले इलाके में आर्य प्रारंभ में आए हुए थे। तो कौन कौन सी 4 नदियाँ हैं? पहला है कुंभा, क्रोम है, कुंभा क्रूम है, गोमती तथा सुवास्तु। देख कुंभा जो है इसका वर्तमान नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल। और क्रोम नदी की बात करें, क्रोम नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका वर्तमान नाम है कुर्रम। और गोमती नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो गोमल, गोमल नाम है इसका वर्तमान नाम। गोमती नदी का नाम बता रहे हैं आपको। सुवास्तु का नदी के नाम बात करें तो इसका वर्तमान नाम स्वात नदी है। वर्तमान में इसको स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रमुख नदियाँ थी जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और वहीं सप्त सिंधु प्रदेश को भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं। ये जो सप्त सिंधु प्रदेश है आर्यों का केंद्रीय स्थल माना जाता है, यानी कि आर्यों का केंद्र बिंदु यही माना जाता है कि आर्य जो है मुख्यतः इसी स्थान में निवास करते थे। किसमें? सप्त सिंधु प्रदेश में। आपको पता है सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का जिक्र आता है, जिसमें से सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक। वहीं सरस्वती तथा द्रुस्वती और अपाया नदियों की बात करें तो इन नदियों पर आपको भरत कबीले से संबंधित बातें देखने को मिलती है कि भरत ने इन नदियों के किनारे अग्नि पूजा की थी। तो इन नदियों के जिक्र से आपको कहाँ मिलता है? सरस्वती नदी बेसिकली राजस्थान में है, द्रुस्वती नदी भी, और अपाया नदी हरियाणा के पास में है। तो इन सभी से क्या लगता है कि जो आर्यों का विस्तार था राजस्थान और हरियाणा तक भी था, ठीक। इसके अतिरिक्त पूर्व में यमुना नदी तक विस्तृत माना जाता है, क्योंकि यमुना नदी का नाम 3 बार जबकि गंगा का नाम केवल 1 बार आता है। इससे क्या लगता है कि आर्यों का विस्तार दक्षिण में, आर्यों का विस्तार दक्षिण में अरावली पर्वत तक, नीचे यमुना नदी तक, जो कि अरावली से ही लगभग पास में है, ठीक। और ऊपर बात करें तो ऊपर में तुर्किस्तान तक मिलता है। कहाँ तक? तुर्किस्तान तक। हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए ऊपर बात करें तो तुर्किस्तान तक
और नीचे बात करें तो कहाँ तक, यमुना नदी तक। यमुना नदी कहिए या फिर आप उत्तरी राजस्थान बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान बोलिए या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला बोलिए, ये सब क्या है, उसके दक्षिणतम बिंदु माने जाते हैं। और पश्चिम में बात करें, पश्चिम में बात करें तो पूर्वी अफगानिस्तान। पश्चिम में बात करें तो पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक। पश्चिम में बात करते हैं तो पूर्वी अफगानिस्तान। और वहीं अगर पूर्व में बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी लिख लेते हैं हम। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में कौन सा एरिया है, तुर्किस्तान। ऊपर में तुर्किस्तान है, ठीक। तो इनके बीच का जो एरिया है उसे आर्यों के रहने का कारण, आर्यों के निवास स्थल के कारण क्या नाम दिया गया, आर्यावर्त नाम दिया गया। इन्हीं की चारों बिंदुओं के, इन्हीं एरिया जो ये जो क्षेत्र हैं चारों, इनके बीच का जो भूभाग था उसे आर्यावर्त नाम दिया गया, ठीक। बेसिकली तुर्किस्तान भी है और इसे हम लोग अफगानिस्तान भी, जो भारत के ऊपर कहाँ है, कश्मीर भी है, क्योंकि कश्मीर से ज़्यादा दूर नहीं है तुर्किस्तान। लगभग एक आध देश पड़ता है बीच में, अफगानिस्तान पड़ता है और उसके बाद तुर्किस्तान भी पड़ जाता है, ठीक। तो ये चार बिंदुओं के बीच का एरिया आर्यावर्त कहलाता है। किसके किसके, कश्मीर, पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के बीच का एरिया आर्यावर्त उस समय कहलाता था, ठीक। और देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आगे बात करते, एक मिनट स्लाइड खत्म हो गया। देखिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल की विशेषता। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वैदिक काल की विशेषता की हम लोग बात करते हैं। विशेषता, ठीक। विशेषता देखिए, वैदिक काल की विशेषता बेसिकली हम लोगों को 2 से 3 प्रकार से देखना है। पहला कौन सा है, पहला जो हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विशेषता क्या थी, यानी कि अर्थव्यवस्था का आधार कैसा था, आर्थिक। फिर देखेंगे हम लोग राजनीतिक विशेषता, कि राजनीति उस समय कैसी थी। फिर इसके बाद प्रशासनिक भी हम लोग देखेंगे, प्रशासन कैसे चलता था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक। बेसिकली राजनीतिक और सामाजिक ये दोनों साथ में ही आपका कवर हो जाएगा। तो मुख्यतः 3 कौन से, एक अर्थव्यवस्था के आधारित विशेषता, फिर राजनीति और प्रशासनिक विशेषता, यही 3 मुख्यतः डिस्कस करेंगे हम लोग। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए तब तक गुड बाय, टेक केयर। और मुख्यतः विशेषता हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।